हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका एकेडमिक की बात करें, चाहे हम कंपटीशन की बात करें, जितना इम्पोर्टेंट एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उससे ज़्यादा ही होगा कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है? जी हाँ। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, हेडिंग डाल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं इसको आपको फुल टॉपिक 2 वीडियो में दूंगा। आज कुछ वीडियो होगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है? छोटे छोटे वीडियो दूंगा आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ा वीडियो फिर उससे बोरिंग लगने लगता है। तो चलते हैं भैया सीधे अपने टॉपिक पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस ज़रूरी बात कि जिन्होंने भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो आपके पास तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है? देखिए, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था, न्यूटन का सेकेंड लॉ या न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो भी कहो, न्यूटन के लॉ, मोशन से रिलेटेड न्यूटन ने लॉ दिए थे। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता था कि अगर कोई बॉडी चल रही है, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, और अगर कोई वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, जब तक हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक। ठीक है? इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते थे? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते थे। ठीक है? तो इनर्शिया वर्ड तो हम लोगों ने वहीं पे पढ़ लिया था। इसमें क्या था कि जब कोई बॉडी एक सीधी लाइन में चल रही हो, राइट, इसको बोलते थे लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर कोई बॉडी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही हो तो कंडीशन सेम टू सेम लगेंगी कि अगर कोई बॉडी अपनी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है और अगर वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अगर रोटेट कर रही तो रोटेट करती रहेगी, नहीं है तो रेस्ट पे ही रखेगी। तो इसको बोलते हो भैया रोटेशनल इनर्शिया, इसको बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है? जब बॉडी लीनियर में चल रही थी तो सिंपल लॉ ऑफ इनर्शिया रूल दे दिया था। जब एक बॉडी रोटेशन एक्सिस के चारों तरफ घूम रही थी, जब तक उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, या तो घूमेगी या तो नहीं घूमेगी। ठीक है? तो ये हो गया भैया रोटेशनल इनर्शिया, और इसी को ही बोलते हैं भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस समझ गए? बस आपको क्या देना है, यहाँ पे एक बॉडी अपनी रोटेशन एक्सिस के चारों तरफ घुमाना है उसको। ठीक है? उस पर फर्क कब पड़ेगा? जब हम उस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे। यहाँ पर फोर्स नहीं बोलेंगे, एक्सटर्नल टॉर्क बोलेंगे। ठीक है? क्योंकि बॉडी ये घूम रही है, यहाँ पर सीधी चल रही थी, जब लीनियर में चलती है तो फोर्स बोलते हैं, जब बॉडी घूम रही है तो उसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक? तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है? चलो, ये तो हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। अब हम इसका थोड़ा सा फार्मूला लिख दें। लगे हाथ, मैंने आपको देखो ये भी बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम क्या है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, तो अभी मैंने लिखा था ना रोटेशनल इनर्शिया। ठीक? देखो, सपोज दैट मैंने ये कोई बॉडी ले ली, यहां पर ये है उसकी रोटेशन एक्सिस। ये क्या है भैया? उस बॉडी की रोटेशन एक्सिस, मतलब ये जो बॉडी है इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रही है। क्लियर? इस बॉडी में हमने 5 पार्टिकल ले लिए। पहले पार्टिकल का मास m1, दूसरे का m2,
M3, M4, M5। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने बताया था कि इसमें भैया यही एक डिफरेंट है कि इसमें टोटल बॉडी का मास नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं पार्टिकल का मास। ठीक है, ये जो पहला वाला है इसको हम थोड़ा सा नीचे करें यहाँ से, ये M3 रख देते हैं। पहला पार्टिकल रोटेशन एक्सिस से R1 डिस्टेंस पर है, ये R3 पे है, ये R2 पे है, ये R4 पर है और ये भैया R5 पर है। ठीक है, ये हमने 5 पार्टिकल माने, 5 पार्टिकल की इस रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस भी मान लिए। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस बॉडी का, देखो ये कहता है कि अगर हम देखिए इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, हर एक पार्टिकल निकाल लें, उनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि मास और रोटेशन एक्सिस से बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट। बस देखो, अगर हम इस पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, उस पार्टिकल का मास और रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट, ये हो गया उस पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, प्लस दूसरे पार्टिकल का m2 r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल का m3 r3 स्क्वायर, फिर चौथे पार्टिकल का m4 r4 स्क्वायर, पांचवें का m5 r5 का स्क्वायर। ठीक, अब होल बॉडी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करोगे भैया, यहां पर हम यहां पे सिग्मा लगा दें। ठीक है भाई, ये तो मेरे 5 माने हो सकते हैं, इसके आगे भी हूं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट डॉट करके लिख दिया। तो यहां पर हम क्या लगाना पड़ेगा, अब सिग्मा लगा देते हैं और m r स्क्वायर, इसको हम i लिख दें, ये i लिख दें और यहां से i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। ये भैया बन गया इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, यहाँ पे i इक्वल टू 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे और ये इक्वेशन आपकी पूरी पूरी मिल जाएगी। या इनको हम सिंपल फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, i इक्वल टू m r स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हम लोग डेफिनेशन भी बना देते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। देखिए, मैं आपको डेफिनेशन रटा नहीं रहा हूं भैया, फॉर्मूला आपके सामने है, मीनिंग मैंने आपको पूरा पूरा क्लियर कर दिया। अब आपको क्या करना है, उनको एक सेंटेंस में पिरो करके डेफिनेशन बना देनी है। मास ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, बस। ठीक, अब बना लोगे, इतना मुझे उम्मीद है। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, मास केजी हो गया, डिस्टेंस मीटर का स्क्वायर, या लो ये इसकी यूनिट आ गई। अगर हम ये कैसी क्वांटिटी है, तो मैंने आपको जो वेक्टर स्केलर बताया था तो वहां पे एक मैंने थर्ड क्वांटिटी बताई थी, टेंसर। तो भैया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको उस वाले वीडियो में, जो वेक्टर वाला वीडियो आपको दिया था, उसमें पूरा का पूरा बहुत अच्छे समझाया था कि टेंसर क्वांटिटी क्यों होती है। ठीक है, आगे इसका जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन आज की वीडियो में नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेगा। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है और ये यूनिट क्या है और कैसी क्वांटिटी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये अगर पूछ दिया जाए, देखो तो सबसे पहले भैया ये मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, ये देखो एम लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा साइज एंड शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का साइज कितना है और शेप कितना है। ठीक, तीसरा है
पोजीशन ऑफ रोटेशन एक्सिस, पोजीशन ऑफ रोटेशन एक्सिस, ठीक है, कि रोटेशन एक्सिस की पोजीशन क्या है इस पर भी डिपेंड करता है। मोस्टली ये 3 फैक्टर ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं फैक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? बहुत आसान है, बस माइंड को कूल रखिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही टॉपिक है। अब जब बॉडी वो घूम रही है एक एक्सिस के चारों तरफ, देखिए मेरा फिगर नहीं बदलेगा, जब ये इस एक्सिस के चारों तरफ बॉडी घूम रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो वहां पर सिंपल काइनेटिक एनर्जी ना बोलकर इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसको हम कभी कभी दूसरे तरीके से पूछ देते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन बताओ। ये हेडिंग ऐसे भी बहुत से पूछ ली जाती है, ठीक है। बहुत आसान है, देखो इस पूरी बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है। ये बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, देखो बहुत आसान है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख लेते हैं हाफ mv स्क्वायर पहले पार्टिकल के लिए, m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर प्लस 1/3 m3v3 स्क्वायर प्लस 1/2 m4v4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो यहां पर ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। अब यहां पे मेरे पास क्या है, v है, लीनियर वेलोसिटी। तो हमको यहां पर पता है as we know that v is equal to r ओमेगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डेरिवेशन भी कराया है, ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला हम एक बार हर सब में लगा देंगे, लगा तो भैया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, r1 r2 r3 है, और ये सब ये पूरी बॉडी ही ओमेगा से घूम रही है, तो सब भैया ओमेगा से घूमेंगे, ठीक। ये हो जाएगा 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m4 r4 ओमेगा 4 का स्क्वायर प्लस ये नहीं, ठीक है। सभी से ओमेगा कॉमन ले लो, तो 1/2 भी कॉमन हो जाएगा, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन कुछ जाने पहचाने से लग रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिखा हुआ है, बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, तो इसको भैया 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का। इंपॉर्टेंट टिक मार देते हैं, ठीक है। कहीं कुछ नहीं भैया, बहुत इजी डेरिवेशन है इस चैप्टर के, लेकिन बस है क्या, हमको पार्टिकल्स के टर्म में लेके चलना पड़ता है। क्लियर? तो ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब बॉडी रोटेट हो रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखिए, फिगर मेरा वही बनाएगा, फिगर को हम बार बार नहीं बनाएंगे क्योंकि एक ही फिगर से मेरा काम चल जाना है। अब एक वर्ड का फिगर पूछ लेते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इसका सिंबल भैया आपको डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट टाइप का मिलेगा, हम इसको कैपिटल के से लेके चल रहे हैं, ठीक है।
अब ये होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। जैसे जब मैंने ये आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था कि सेंटर ऑफ मास का कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। देखो, मान लेते हैं इस पूरी बॉडी का ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है। ये भी तो एक पॉइंट ही हुआ ना। यहां पर देखिए m1 की रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस है r1, m3 की r3, m2 की r2, m5 की r5, m4 का r4। मैंने हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस इस रोटेशन एक्सिस से बता दी, लेकिन इस पॉइंट को मैंने तो स्पेशल पॉइंट माना ना, सेंटर ऑफ मास। तो इस पॉइंट की भी तो डिस्टेंस होगी ना यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस। अब जब मैंने इस पॉइंट को स्पेशल बना दिया तो ये डिस्टेंस भी हमारे लिए नॉर्मल तो नहीं हो सकती। तो इसलिए इस डिस्टेंस को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं, यही होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रोटेशन एक्सिस से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होती है वही होती है रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब कितनी होती है देख लेते हैं। देखो देखो, मान लेते हैं ये कैपिटल एम जो इस बॉडी का मास है, लिख लेते हैं लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ बॉडी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा निकालो तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक। एक बार मैंने होल मास उस बॉडी को डायरेक्ट मान के निकाल लिया और एक बार इन पार्टिकल के टर्म में निकाल ले, ठीक। देखते हैं क्या आंसर आता है। नाउ तो I पार्टिकल टर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। क्लियर है। अब यहां पर क्या है कि जितने भी मास हैं, पार्टिकल के मास हैं, सेम मास के पार्टिकल हैं, ठीक है। तो यहां लिख देंगे द masses of each particle, the mass of each particle is same, the mass of each particle is same, that is small m। अब जरा आप सब स्मॉल m रख दो, जब स्मॉल m रख दोगे कॉमन हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। क्लियर। अब यहां पर आपको करना क्या है, मान लेते हैं यहां पर n पार्टिकल थे, कितने थे, n पार्टिकल। यहां लिख देंगे लेट स्मॉल n इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग सिर्फ स्मॉल n से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल n से डिवाइड करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें खुरापात नहीं करने वाले। क्या होगा ये, n m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन n। ये लिखा हुआ है क्या भैया, एक पार्टिकल का मास है m और यहाँ पे n पार्टिकल हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पूरी बॉडी का मास निकल आएगा ना। अब पूरी बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M। तो I इज इक्वल टू कैपिटल M r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन n। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ये भी उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों को कंपेयर करा देते हैं। तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सीधे से दिख गया भैया कि k स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन n। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 स्क्वायर अपॉन n,
ठीक है। ये भैया जो फार्मूला आपके पास आया इसी को बोलते हो रेडियस ऑफ गायरेशन। कहीं कठिन लगा? कहीं कुछ भी कठिन नहीं भैया, ठीक है, बहुत ही आसान है। कठिन हो तो बताइएगा, मैंने आपको खुला बोल रखा है कि जहां पर आपको ना समझ में आए तुरंत आप कमेंट करके आप अपने जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हो, ठीक। तो हम लोग आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो दो थ्योरम हैं, एक परपेंडिकुलर थ्योरम, एक आपकी पैरेलल थ्योरम, वो डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा जिसमें डिफरेंट टाइप की बॉडीज के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिखूंगा। पूरी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो कंप्लीट टेबल है एक ही में आ जाएगी आपको, ठीक है, वो आपको बता दूंगा। और प्लस दो छोटे छोटे डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट। तो भैया जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो उसको आप मिस मत करिएगा। और जो लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया जल्दी से उस रेड वाली बटन पे क्लिक कर दीजिए और चैनल्स के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी और एक इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।